तो हम लोग पढ़े थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग चारों शामिल। ठीक है, इन सब को आप कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेटेज ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है ना। आइए, कल हम लोग बात कर लिए थे, इंट्रोडक्शन हो गया था, हमारा मीनिंग निकल आया था। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। जो लोग आपको पैसा पे किए हैं उनको पैसा के बदले में क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वही उसी रिटर्न को आपने क्या नाम दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कल नहीं हुआ था ना। देखो इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, पहला इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर कहीं से हम पैसा लेके आए और वो पैसा जो हम लेके आए हैं उस पर हमको कुछ पेमेंट ना करना हुआ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको देना नहीं है। तो हम क्या रहेगा, हमारे मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर खत्म रहेगा ना कि छोड़ो फ्री का तो मिला है ना। तो जब हमको पेमेंट करना होता तब क्या करते हो, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हो, बेस्ट। और उस समय हम खोजते भी हैं कि हमको क्या मिले, जो सोर्स मिल रहा है वो क्या हो, सस्ता हो, चीपेस्ट हो। मैं आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था कि अंबानी इंडस्ट्री क्या करती है, कहां से पैसा उठाती है, जापान से, है ना, क्योंकि वहां पैसा क्या बहुत ज्यादा है। तो वहां पर 1-2% पे आपको लोन मिल जाता है ना। लेकिन इंडियन इकोनॉमी देख रहे हो, सोना कह रहे हैं कि अप्रैल तक सोना 90 क्रॉस कर जाएगा, डॉलर 90 क्रॉस कर जा रहा है ना। लोगों को अमेरिका से चैन जंजीर में 20 दिन से घसीट के बांध के लेके आ रहे हैं, है ना। तो सब क्या है, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे मार्केट पर, सब पर पड़ रहा है। पढ़ लिख कर तुम बढ़िया डिग्री ले गए कहां कमाने, वहां पर भगा दिए तुमको, है ना। तो कम से कम अपने अंदर ऐसी इफिशियंसी जनरेट करो कि हमको यहीं पर बैठ के काम मिले, अच्छा काम मिले, किसी के यहां हमको जाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो कि इवैल्यूएशन करेंगे, किससे करेंगे, डिस्काउंटिंग देम विद द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे कि हमको क्या हो, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिलेवेंट हो, बहुत ज्यादा हैवी ना हो, हमारे लिए क्या हो, एफोर्डेबल हो। अगर ये होगा तभी हम क्या करें, उसको लोन के रूप में या यूज करने के लिए लें, अदरवाइज हमको अपना प्लान त्याग दीजिए, है ना। हम अगर हम लोन कब लेंगे, जब मेरी पे करने की कैपेसिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर दूसरी बात क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन, व्हेन अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू चूज बिटवीन one of two source of finance, he can simply compare their cost and choose the source which has lower cost। जब हमारे पास एक या दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन होगा तो उसमें क्या होता है, हम लोग बेस्ट चूज करते हैं। और यहां पर कैसे चूज करोगे, बेस्ट और चीपर, ज्यादा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कम से कम, है कि नहीं। लेकिन अगर हमारे पास केवल एक ही माध्यम होगा तो वो क्या करेगा, हैवी लेगा कि नहीं लेगा। जैसे गांव में अगर आप लोन लो तो 10 रुपए सैकड़ा, 8 रुपए सैकड़ा देते हैं, मतलब 100 रुपए में 8 रुपए उनको दे दो तुम, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो पर मंथ का होता है, बहुत हैवी हो जाता है। लास्ट से तीसरा आपका डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी while appraising the credit period to be allowed to the customer, the cost of allowing credit period is compared against the benefit profit earned by provider credit to the customer or segment of customer. Here cost of capital is used to arrive at the present value of cost and benefit received। क्या कर, ऐसी आपको क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए या बनानी चाहिए जिसका इंपैक्ट क्या हो, प्रॉफिट के ऊपर कम से कम पड़े। जैसे अगर आप लोन ले रहे हो तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा सबसे पहले आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है तो एक्सपेंस रेट होगा, हमें प्रॉफिट को कम करेगा, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या टैक्स बेनिफिट तो है, हमारा जो पैसा बच रहा है क्या टैक्स बेनिफिट है कि नहीं, क्या हुआ।
कोई बात नहीं, तब फिर क्या रो रही बेचारी तुम, क्या रो रही है? तो ये सब ध्यान रखना हम लोग को, हमको ऐसी डिजाइन करनी है क्रेडिट पॉलिसी जो क्या ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब कम से कम। तुम्हारे आजकल मदिरा पान के सेवन बढ़ गए हैं, मतलब हमको क्या करना है, अवॉइड करने का प्रयास करना है, लेकिन ज्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको लोन का कुछ ना कुछ पोर्शन हमेशा रखना चाहिए, जो क्या करेगा, आपके प्रॉफिट को कट करेगा। आप क्या करोगे, यूज भी कर लोगे, आपका पैसा भी सेव हो जाएगा, प्रॉफिट का टैक्स बेनिफिट हो जाएगा ना, आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कल मैं बात कर रहा था, यहाँ पर ये थे 4, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, सबको मिला दिए क्या हो गया, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस पर भी बात करेंगे। तो देखो, कल मैं बात कर रहा था कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसमें 2 तरह का था, एक रिडीमेबल था, एक परपेचुअल था। परपेचुअल का जिसका पैसा कंपनी अपनी लाइफ में वापस नहीं करेगी, कब करेगी, जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। रिडीमेबल का मतलब जिसमें आप कुछ समय बाद पैसा वापस कर रहे थे। फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फेस वैल्यू आपको पता है, डिवेंचर और बॉन्ड आर डोमिनेट विथ सम वैल्यू, दिस डोमिनेट वैल्यू इज कॉल्ड फेस वैल्यू। मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हो, फेस वैल्यू बोलते हो। इंटरेस्ट रेट, डिवेंचर पर जो रेट मेंशन होता है उसको आप इंटरेस्ट रेट बोलते हो, बॉन्ड पर जो रेट होता है उसको आप क्या बोलते हो, कूपन रेट बोलते हो। ये एक फिक्स रेट होता है जिसके जिस रेट से क्या करना है आपको, हर मंथ या हर छमाही में आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट का पेमेंट। मेच्योरिटी पीरियड होता है उसका, है ना, जो इशू करते समय ड्यूरेशन मेंशन होगा, उसके जो टर्म कंडीशन मेंशन होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका मेच्योरिटी पीरियड होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, वापस करना है पैसा। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू अगर फ्लक्चुएशन है मार्केट में तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जिस वैल्यू पे आप उसको पेमेंट कर रहे हो उसी को आपने नाम दिया रिडम्पशन वैल्यू। जैसे आप शेयर डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 100 की चीज पे आप 105 पे कर रहे हो, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या है यहाँ पर 105, मतलब 5 रुपए आप प्रीमियम भी दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो उसको। ठीक है, डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट डिस्काउंट, 100 की चीज को आप 95 दे रहे हो, कम दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखना है। बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड आपको पता ही है, डिबेंचर लिए हो, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा उतना प्रॉफिट में कट हो जाएगा, उतना प्रॉफिट बच जाएगा, उतना टैक्स हमारा बच जाएगा। ठीक है, देखो इस पे मैं कल बात कर रहा था, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, रिडीमेबल रिडीमेबल, है ना, इसमें मैंने लिखवा भी दिया था। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, KD इक्वल टू 1/NP, 1 नहीं है वो आई है, I/NP, आई मीन इंटरेस्ट था, NP मतलब नेट प्रोसीड, I-1 माइनस टी का मतलब क्या है, टैक्स को माइनस किया गया। अगर टैक्स होगा, टैक्स नहीं होगा तो उसको रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये पढ़िए, एग्जाम्पल ही कल कराने वाले थे, फिर मैंने छोड़ दिया था, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसको नोट करो, मैं बता रहा हूं बात। हो गया, क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 ईयर एगो सोना लिमिटेड ने इशू किया 12% इरिडीमेबल डिबेंचर, है ना, कितने रुपए में, जिसमें 3 रुपये प्रीमियम के 100 का डिबेंचर है। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 94,
है ना। कंपनी क्या कर रहा है, 35% टैक्स पे कर रहा है। तो आपको पता है KD इक्वल टू 1/1 कह रहा हूं, I अपॉन NP ब्रैकेट में 1 माइनस टी। आपको पता है इंटरेस्ट कितना है, 12% है। तो 100 अगर फेस, हमेशा डिवेंचर पर इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, फेस वैल्यू पर। तो 12 आ गया आपका इंटरेस्ट, है ना। नेट प्रोसीड कितने का है, 94 का दे रखा है। 1 माइनस टैक्स बेनिफिट कितना है, 35% है, तो 65% बचा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 12/94 इंटू 0.65। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखोगे, 8.30%। मतलब आपको रिटर्न कितना मिला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है डेप्ट की, 8.30%, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल अपने दिमाग में बैठो, जब इसका आंसर लिखोगे पेपर में, जिस तरह एग्जाम्पल आप दोगे तभी आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। ये कौन सा केस पढ़ा आपने, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। हटाएं इसको। ये कल लिखवाया गया था आपको, हटा दें पूरे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आओ, लिखो। नोटिंग करिए, बैठिए नहीं। अच्छा, नोट तो गया भी है ना तुम्हारे पास। एक कंपनी ने 10,000 डिवेंचर 10%, 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं। कब, 1/4/23 को। मेच्योरिटी पीरियड कब है, 5 साल के बाद 28 में, है ना। कंप्यूट करना है आपको, टैक्स रेट क्या है, 35% है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कंप्यूट करना है ना। तो आपको पता है KD इक्वल टू 1 नहीं, वो I है, 1 माइनस टी। ठीक है, प्लस RB माइनस NP अपॉन 2, और यही +2। ठीक है, NP अपॉन N है ये, फिर RB प्लस NP अपॉन 2। ठीक, पुट करो इस पर वैल्यू। इंटरेस्ट रेट दिया ना 10% है, 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए। नेट प्रोसीड क्या है, प्रीमियम दे रहे हो ना 10% यहां पर, तो 110 हो गया ये आपका। रिडेम्पशन वैल्यू क्या है आपकी, 100 की है। ड्यूरेशन क्या है, 5 साल। टैक्स के रेट क्या है, 35%। इसको लिखना हो लिख ले अपना। हो गया, अब उठा के पुट कर दो। है ना, इंटरेस्ट 10 है, टैक्स रेट 35 है, तो 1 माइनस 0.35 कर दोगे, प्लस, है ना। आरबी क्या है, 100 माइनस 110 अपॉन 5 ईयर है, 100 प्लस 110 अपॉन 2 कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.5 को 165 ईयर की कितना आ गया, लगभग ये 4.28%। ठीक है, तो ये बात थी हमारी कॉस्ट ऑफ डेट की। हेडिंग डालो, लिखो कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। प्रेजेंट वैल्यू इनटू सेक्टर छोड़ो, इतना तुम्हारे नहीं पूछना। ठीक है, देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर का अलग है, तुम्हारी किताब देखो। चलो लिखो भैया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये
पेन कहाँ है तुम्हारी? पेन पेन निकालो। फिर ये कॉपी नहीं है ना उसकी। तो ये क्या, तो क्यों नहीं लेके आई? निकालो पेन निकालो। कागज से लिख लो पेज में और उसको फाड़ के चिपका लेना उसमें, ठीक? अरे और अरे तो तुम उसको उसी अकॉर्डिंग काट के लिख लेना ना, यहाँ से लिखो, फिर लाइन खींचो। चलो पलटो पलटो। हम तुम्हारे टीचर हैं तो वही सोचो, ठीक है ना? तुम मेरी टीचर ना बनो, नालायक। कायदे से लिखो सब लोग, हाथ पर मारूंगा उंगली टूट जाएगी भी तुम्हारी। ऐसे लिखा जाता है? फाड़ के फेंको इसको, फेयर पे लिखो। कहाँ है फेयर तुम्हारी? आप जल्दी बढ़ा देते हैं, छोड़ जाओ। तुमने कभी मना किया हमको पढ़ाने से? तुम तो खुद ही फोटो खींचती रहती हो बैठ के। पीडीएफ भेज देकर बोले पीडीएफ निकलवा लेना, आप ही तो पता है। तो मैं नीचे का चार्ट बना रही हूँ, उसको खोले। बन गया ये। देखो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है आपको पता है? चलो खड़ी जाओ सृष्टि, बताओ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। पहले तो तुमको टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि खड़े होकर आंसर देते हैं। तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, और क्या कहते हैं इनके। पहली बात तो ये बोला करो, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो सबसे पहले कंपनी किसका पैसा पेमेंट करती है? डिबेंचर्स का। उसके बाद इनका पैसा कब मिलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल के पेमेंट के पहले मिलेगा, ठीक है? इनका पैसा भी पहले मिलेगा, डिविडेंड भी पहले मिलेगा। उसके बाद अगर बचेगा तभी इक्विटी शेयर ले जाएगा, अदरवाइज ये लेके नहीं जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखो इस बात को। इन पर जो डिविडेंड का रेट है वो हमेशा फिक्स होता है, इसीलिए, ठीक है ना? ध्यान रखोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका पैसा मिलता है, इसीलिए कंपनी इनको क्या बोलती है? क्रेडिटर्स नाम दी। कौन से क्रेडिटर्स हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। बात समझ में आ रही नहीं? और तुमने पढ़ा भी है बीकॉम फर्स्ट ईयर में पिछले साल, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के चैप्टर में, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है। ये भी दो तरह का है। पहला क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा क्या? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल। तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? पढ़िए इसको आप। द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ perpetuity. The cost of irredeemable preference share is calculated by dividing the preference dividend with the current market price or net proceed from the। तो कहने का मतलब क्या? इसका कैलकुलेशन उसी तरह होगा जिस तरह भी आपने किसका किया है? डिबेंचर का। लिख लेंगे फॉर्मूला सब लोग। केपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू पीडी अपॉन पी जीरो। पीडी का मतलब क्या है? एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, और पी जीरो का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड। पी जीरो की जगह आप एनपी भी लिख सकते हो, नेट प्रोसीड। हटाएं। तो पीडी का मतलब क्या हो गया? एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। और पी जीरो या उसी को आप एनपी बोल सकते हैं, नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंस और फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है? उस पर जो लागत है उसको माइनस कर देते हो, जो आ जाता है उसको क्या बोलते हो? नेट प्रोसीड।
इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन देन स्टूडेंट कैन एज्यूम, अगर आपको इशू प्राइस नहीं दी है तो क्या करोगे, दोनों सेम मान लो, ठीक है। ये मान लो कुछ समय खर्चे क्या है आपके, 0 हो गए। बात समझ में आ रही नहीं? एकदम सरल सीधा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा XYZ लिमिटेड ने 2010% प्रेफरेंशियल इशू किए, 100 वाले 95 एट पार है, रिडीमेबल कैसे हो रहा है, एट डिस्काउंट पर। तो देखोगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है, 2000 का 10%, सॉरी 100 का 10%, 10 होगा। यहां पर क्या, पीडी का मतलब डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 1 पर 10, P0 मतलब क्या, नेट प्रोसीड कितने में, 95 में। तो डिवाइड के कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल आ रहा है तुम्हारा, 10.53%। ये आप लिख लीजिए, यहां पर आपको इजी मिल जाएगा। और बैठिए नहीं, यहां समय मत बिताइए आप लोग, कम से कम उसके नीचे फॉर्मूला और एग्जाम्पल लिख लो, बाकी छापने में तुम खुद उस्ताद हो ही। नहीं है अब तक, आ गया। ये सब कार है वो चला कर। हो गए बेटा, इसका फोटो खींच लो, अपने करना। चलो नोट्स है ही ना, देखते हैं उसमें एक्सरसाइज होगा। चलो हेडिंग डालो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। बस डिफरेंस कहीं नहीं, जहां पर आई था वहां पर पीडी हो गया, बाकी सारी चीज सेम है, ठीक है। हो गया। क्या है फॉर्मूला इसका, केपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पीडी का मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, आरबी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जब वो क्या होगा, रिडेम्पशन होगा। फिर बाकी सबका सेम ही लिख लो इसे। लिख लो लिख लो लिख लो भाई, लिख।
हो गया बेटा? तो बताते रहा करो ना, जल्दी जल्दी बैठ जाते हो। देखो एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड है, 2010% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले 95 में। देखो क्वेश्चन भी लग रहा है सेम ही है ना। द कंपनी प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कितने में? 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कैलकुलेट करना है आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फॉर्मूला आपको पता ही है। अब देखो आपको यहां पता है डिविडेंड 10 का है ना। रिडम्पशन वैल्यू क्या है उसकी? 100। नेट प्रोफिट कितने का है? 5% डिस्काउंट पर 95 का। अपॉन कितने साल के बाद रिडम्पशन होगा? 10 साल के बाद। फिर 100 प्लस 95.2 कर दो, तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस माइनस के 5/10 हो जाएगा, मतलब 1/2 ये, और ये भी क्या हो जाएगा? 5/2 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10.77 अप्रोक्सीमेट। ये सब आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप मैटर को रख सकते हो, उसमें लिख सकते हो, और फॉर्मूला अपने से याद करके बना सकते हो वहां से क्वेश्चन, है ना। चलो अभी आज की बात यहीं तक की।